हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग फ्री कंसेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट कॉर्जन पढ़ रहे हैं। उस पॉइंट में हमने उसकी मीनिंग और उसकी इसेंशियल्स दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ। सेकंड, टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके नोट्स देख सकते हैं। आज हमको देखना है कि ऐसे कौन से थ्रेड्स हैं जिसको कॉर्जन नहीं माना जा सकता, ठीक है, जो कॉर्जन नहीं कहलाता है। ठीक है, सर्टन थ्रेड्स डू नॉट अमाउंट टू कॉर्जन। ये कॉर्जन है। सबसे पहला है थ्रेट टू सू। अगर आप किसी क्रिमिनल को थ्रेट करते हो कि मैं तेरे खिलाफ फाइल सूट कर दूंगा, तो इट डज नॉट अमाउंट टू कॉर्जन, क्योंकि क्रिमिनल वो ऑलरेडी क्रिमिनल घोषित हो चुका है। अब अगर उसको आप थ्रेट देते हो तो वो कॉर्जन नहीं अमाउंट होगा। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को फॉल्स चार्ज के लिए थ्रेट टू सू करते हैं कि मैं तेरे खिलाफ फाइल सूट कर दूंगा कोर्ट में, वो कॉर्जन नहीं कहलाएगा। फॉल्स चार्ज मीन्स जो एक्टिविटी उस पर्सन ने की ही नहीं, उस चीज़ के लिए वो थ्रेट कर रहा है। जो एक्टिविटी किसी पर्सन ने की नहीं है, उसके लिए अगर उसको थ्रेट दिया जा रहा है कि मैं तेरे अगेंस्ट फाइल सूट कर दूंगा कोर्ट में, तो ऐसे एक्ट आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है। ओके। थर्ड पॉइंट कहता है वेयर वन पर्सन थ्रेटन्स अनदर पर्सन टू फाइल अ सूट इन अ केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। लेट्स से ए और बी का अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ए के कुछ प्रॉमिसेस या कुछ ऑब्लिगेशंस उसको फुलफिल करने थे और बाय चांस वो नहीं करता है फुलफिल, तो जो बी वाली पार्टी है वो उसको थ्रेट टू सू कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है कि मैं तेरे खिलाफ सूट फाइल कर दूंगा। ये लिखा है मैंने, वेयर वन पर्सन थ्रेटन्स अनदर पर्सन टू फाइल अ सूट इन अ केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस ऑन अ ड्यू डेट, ठीक है, विल नॉट अमाउंट टू कॉर्जन। ये कॉर्जन नहीं कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है स्टैट्यूटरी कंपल्जन। स्टैट्यूटरी कंपल्जन मीन्स लॉ के द्वारा कंपल्जन करवाना, ठीक है। Where the law requires that contract be made by the parties, the consent in such contract will not deemed to be caused by coercion. अगर लॉ आपको कोई चीज़ करने के लिए कह रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ लॉ के अनुसार पार्टीज के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है, यानी कि लॉ करवाना चाह रही है कि ये तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो इन केस, तो वो कॉर्जन नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है थ्रेट टू स्ट्राइक। आपने कई बार देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर फार्मर्स होते हैं, वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं कुछ डिमांड्स पूरी करवाने के लिए, तो वो कॉर्जन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अ थ्रेट टू स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड्स नॉट रिगार्डेड एज कॉर्जन। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी, क्योंकि ये कोई ऑफेंस नहीं है आईपीसी के अंडर। इनफैक्ट ये तो राइट गिवन है अंडर, अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें तो ये राइट गिवन है एम्प्लॉयज़ को। ओके। फोर्थ पॉइंट है डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। लेट्स से ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ए ने बी से लोन लिया और बी ने ए के प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, डिटेन कर दिया है कि तू जब तक मेरा पैसा वापस नहीं चुकाता तब तक ये चीज़ मेरे पास गिरवी रहेगी, ठीक है। डिटेन कर दिया उसने, कैद कर दिया उस प्रॉपर्टी को। तो डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ मॉर्गेज अंटिल द पेमेंट ऑफ लोन, जब तक वो लोन पेमेंट नहीं कर देता, डज नॉट अमाउंट टू कॉर्जन, तो उसको हम लोग कॉर्जन नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ऐसे कौन से थ्रेट्स है जो कॉर्जन नहीं माने जाएंगे। थ्रेट टू सू, स्टैट्यूटरी कंपल्जन, थ्रेट टू स्ट्राइक एंड डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज डज नॉट अमाउंट टू कॉर्जन। ओके। किसी इंसान के साथ अगर कॉर्जन हो रहा है तो कोर्ट में उसको प्रूफ कौन करेगा? ऑब्वियसली अग्रीव्ड पार्टी। लेट्स से अगर मेरे साथ, अगर मुझे किसी ने धमकी दी कि तुम ये चीज़ मुझे नहीं दोगे तो मैं तुमको शूट कर दूंगा या कुछ भी XYZ, तो मुझे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने मेरे साथ ये किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अग्रीव्ड पार्टी। जिसके साथ हो रहा है वही तो प्रूफ करेगा, ठीक है। ये मैंने सिंपल टर्म्स में लिख दिया, लेकिन हमको एग्जाम में थोड़ा व्यवस्थित लिखना है, उसमें हम लिखेंगे सो इट लाइज अपॉन द पर्सन हु वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉर्जन। ये उस पर्सन पे लाई होता है जो चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे। मैं चाह रही थी कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे ज़ोरों ज़बरदस्ती से करवाया गया है,
तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है he will have to prove that he would never have entered into contract if the coercion had not been directed against him। उस इंसान को प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना ही नहीं था, क्योंकि मेरे अगेंस्ट कॉर्जन हुआ है, इसलिए मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ा, वरना मेरी इच्छा से मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ हूँ। ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा। सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, इट लाइज अपॉन द अग्रीव्ड पार्टी। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ कॉर्जन। कॉर्जन अगर हो रहा है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। लेट्स से अगर मेरे साथ कॉर्जन हो रहा है, मुझे किसी ने धमकी दी, तुम मुझे 50,000 रुपये दो वरना मैं तुमको शूट कर दूंगा। अब ये मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ इस केस में, तो ये मेरे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकती हूँ या फिर वैलिड करवा सकती हूँ। अगर मैं चुप रहती हूँ तो वैलिड हो जाएगा, और अगर मैं कोर्ट के पास जाके उसको गलत साबित करती हूँ तो वॉइड हो जाएगा। तो ये अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट मीन्स ही कैन एनफोर्स, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, वैलिड करवा सकता है, और ट्रीट इट एज वॉइड एंड रिसाइंड इट, या फिर उसको वो वॉइड करवा के क्या कर सकता है? रिसाइंड इट मतलब कि कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, फ्री कंसेंट वाला जब पूरा टॉपिक हो जाएगा उसके बाद में एक चार्ट बनाएंगे, उसमें हम इन सिंपल टर्म्स में बताएंगे क्या चीज़ वॉइड है और क्या वॉइडेबल है। ठीक है, मतलब किसको वॉइडेबल करवा सकते हैं। दूसरा है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? टू रीस्टोर, वापस करना। ठीक है, एनी मनी रिसीव्ड और गुड डिलीवर्ड अंडर द कॉर्जन मस्ट हैव टू बी रीपेड और रिटर्न। अगर कॉर्जन के अंडर में कोई भी मनी आपने रिसीव्ड किया है या फिर गुड्स डिलीवर्ड हुआ है तो उसको वापस आपको रीपे या फिर रिटर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है ड्यूरेस। एग्जाम्स में भी आ जाता है कई बार कि ड्यूरेस और कॉर्जन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ड्यूरेस क्या होता है? ड्यूरेस भी कॉर्जन ही होता है इन द इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, इन द इंग्लिश कॉमन लॉ द टर्म ड्यूरेस हैज़ बीन यूज्ड। इंडिया में उसको कॉर्जन कहते हैं, इंग्लिश कॉमन लॉ यानी कि इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? ड्यूरेस। मैंने यहाँ पे इसकी सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन लिखी है। ड्यूरेस कंसिस्ट ऑफ थ्रेट ऑफ वायलेंस टू अ पर्सन और टू हिज वाइफ और पेरेंट्स और चिल्ड्रन विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट। देखो, हमने पढ़ा था कि कॉर्जन किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी हो सकता है, अदर पार्टीज के अगेंस्ट भी हो सकता है। लेकिन ड्यूरेस में क्या होता है? कोई पर्सन सिर्फ फैमिली मेंबर पर ही ड्यूरेस कर सकता है, वो कोई प्रॉपर्टी पे ड्यूरेस नहीं कर सकता। हमने तो कॉर्जन के डेफिनेशन में पढ़ा था कि कॉर्जन कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एज वेल, है ना। लेकिन ड्यूरेस में प्रॉपर्टी नहीं होती है इन्वॉल्व। ड्यूरेस सिर्फ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स इनके ऊपर ही हो सकता है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके अगेंस्ट। ओके, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ए ने बी को बोला तुम मुझे अपना घर दे दो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को शूट कर दूंगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेस। ओके, डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्कोप। ड्यूरेस का अभी हमने पढ़ा कि ड्यूरेस में थ्रेट ऑफ वायलेंस है उस पर्सन के लिए या फिर उसकी वाइफ के लिए या फिर उसके पेरेंट्स के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए। किस चीज़, और वो ऐसा क्यों कर रहा है? टू ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट, ताकि वो अपना कंसेंट दे सके उस कॉन्ट्रैक्ट पे। और सेकंड पॉइंट है कॉर्जन। कॉर्जन में यहाँ पे सी आता है। ओके गाइज, कॉर्जन कंसिस्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये एक्चुअली सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग यही वाली डेफिनेशन गिवन है। कॉर्जन कंसिस्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कॉर्जन क्या कंसिस्ट करता है कि कुछ करना या फिर कुछ करने की धमकी देना, ऐसा एक्ट जो लॉ के द्वारा यानी कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग करनी किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को। अनलॉफुल डिटेनिंग यानी कि इलीगल तरीके से किसी को कैद करना, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को विद द इंटेंशन टू ऑब्टेनिंग कंसेंट
ऑफ अदर पर्सन, ताकि दूसरे पर्सन उस अग्रीमेंट में हामी भर दे, कंसेंट दे दे, स्वीकृति दे दे। ओके, दूसरा है, ये सारे पॉइंट्स मैंने जो अभी बताए हैं वही हैं, डायरेक्शन अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी। देखो, ड्यूरेस डायरेक्टेड होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन पे, ड्यूरेस हमेशा एक पर्सन के ऊपर ही डायरेक्टेड होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होता है, लेकिन कॉर्जन कैन बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ कॉर्जन। किसके अगेंस्ट हो सकता है ये? वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, यानी कि फैमिली मेम्बर्स ही होने चाहिए, या फिर नियर बाय रिलेटिव्स ओनली। ये अगेंस्ट एनी स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई सी पार्टी है उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है पर्सन्स कॉजिंग कॉर्जन। कौन से पर्सन कॉर्जन को कॉज करवाता है? जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है वो ही ड्यूरेस कर सकती है, लेकिन कॉर्जन स्ट्रेंजर एंड एनी अदर पर्सन भी कर सकता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने कॉर्जन को इन डिटेल समझाया है, आपको सारे इसके एक एक पॉइंट इन डिटेल कंप्लीट करवाया है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड लास्टली, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।